आई एम डॉक्टर पंकज। और आज इस वीडियो में फिर से हम कुछ अपने यूट्यूब के जो इम्पोर्टेंट कमेंट्स हैं उनके आंसर देंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारा जो एक फेसबुक ग्रुप है नीट यूजी गुरु के नाम से, आप चाहें तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं फॉर लेटेस्ट MCQs एंड इन्फॉर्मेशन। तो चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। आई बिलोंग फ्रॉम झारखंड, ये झारखंड से हैं और ऑल इंडिया में इनका रैंक 15,777 है और इनकी BC कैटेगरी है नीट 2020 में। अब इनको डाउट है कि ये MGM जमशेदपुर इनको मिलने के चांसेस हैं, जैसा कि इन्होंने एनालिसिस किया है। और ऑल इंडिया कोटा से इनको रिम्स इम्फाल मिलने के चांसेस हैं। तो ये पूछना चाह रहे हैं कि ये स्टेट कोटा से MGM जमशेदपुर प्रेफर करें या रिम्स इम्फाल प्रेफर करें। तो मेरी एडवाइस तो यही रहेगी, क्योंकि आप झारखंड से हैं तो आप MGM जो जमशेदपुर का जो मेडिकल कॉलेज है उसको प्रेफर कीजिए और रिम्स इम्फाल को आप उसके बाद में रख सकते हैं। मतलब बेसिकली अगर दोनों कॉलेज अगर आपको मिल रहे हैं तो MGM जमशेदपुर आपके लिए बेटर रहेगा। सर PG बॉन्ड के ड्यूरेशन के टाइम हम प्राइवेट प्रैक्टिस या प्राइवेट हॉस्पिटल ज्वाइन कर सकते हैं या नहीं? देखिए, लीगली तो आपको उस स्टेट के बॉन्ड को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हर स्टेट के बॉन्ड में ये इन्फॉर्मेशन साफ लिखी होती है, या आप बॉन्ड भरते टाइम भी वहाँ से पता कर सकते हैं कि आपको क्या क्या प्रिविलेज दिए जाएंगे, क्या आप प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हैं या नहीं। जैसे कि मैं एग्जांपल बताऊं, बिहार में आप बॉन्ड के दौरान प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसमें कोई भी इशू नहीं है। बट जैसे कि बात करें यूपी की, ओके, तो यूपी में शायद ये अलाउ नहीं है। तो ये स्टेट टू स्टेट वेरी करता है। हाँ, एक बात अलग है कि लोग बिना बताए चोरी छुप के प्रैक्टिस करते तो हैं, बहुत सारे स्टेट में बहुत सारे लोग प्रैक्टिस करते हैं, वो एक डिफरेंट बात है। बट लीगली तो आपको उस स्टेट का बॉन्ड स्टडी करना पड़ेगा। कुछ स्टेट्स में अलाउ है, कुछ स्टेट्स में नहीं है। हाउ मैनी टोटल टाइम इट टेक टू बिकम ऑर्थोपेडिक सर्जन आफ्टर क्लियरिंग नीट यूजी? तो ये पूछना चाह रहे हैं नीट यूजी क्लियर करने के बाद कितना समय लग जाएगा ऑर्थोपेडिक सर्जन बनने में। तो देखिए, अगर आपने नीट यूजी करके MBBS में एडमिशन ले लिया तो 5.5 साल तो आपके MBBS के हो गए, और आपने अगर PG निकाल लिया तो 3 साल आपके PG के हो गए। तो लगभग लगभग 8.5 से 9 साल मान लीजिए आपको ऑर्थोपेडिक सर्जन बनने में लग जाएंगे। नीट का एग्ज़ाम सब बोलते हैं बहुत हार्ड होता है, सर प्लीज़ एग्ज़ाम के बारे में बताइए। देखिए, जो भी लोग आपसे बोलते हैं कि नीट का एग्ज़ाम बहुत हार्ड होता है, उन लोगों से एक बात पूछना कि कोई एक ऐसा एग्ज़ाम बता दो जो बहुत आसान होता हो, तो शायद आप उस एग्ज़ाम की तैयारी कर सकें और आपका उसमें सिलेक्शन हो जाए। पर जितनी मेरी नॉलेज है आज की तारीख में, तो एक चपरासी का भी एग्ज़ाम होगा ना, वो भी बहुत ज़्यादा टफ होता है। एग्ज़ाम आज की तारीख में कोई भी आसान नहीं बना है। तो नीट तो अपने आप में एक बहुत ही MBBS के लिए, जो कि वन ऑफ द स्पेशल कोर्स है, उसके लिए एग्ज़ाम है, तो वो तो टफ होगा ही होगा, आसान तो होगा नहीं। अगर आसान हो गया, और मान के चलिए अगर एग्ज़ाम आसान कर भी दिया ना, अगर एग्ज़ाम को आसान बना भी दिया, तब भी वो आपके लिए तो टफ ही हो जाएगा, क्योंकि कंपटीशन में बच्चे तो बहुत सारे पढ़ रहे हैं ना। तो एग्ज़ाम तो कोई भी हो, वो टफ ही होता है हमेशा। अब आपको इतनी अच्छी तैयारी करनी होती है कि आप उसमें सिलेक्शन अपना करवा लें। बाकी आज की तारीख में आसान एग्ज़ाम कोई भी नहीं है। सर आई एम अ ड्रॉपर स्टूडेंट, MBBS इज़ माई बिगेस्ट ड्रीम, हाउ कैन आई कंप्लीट इट इन 2023? ये 2023 में नीट निकालना चाहते हैं। तो इसमें देखिए, इसमें कोई पूछने वाली सवाल ही नहीं है। ये एक सिंपल सीधा स्ट्रेट जवाब है इसका कि आप खूब सारी पढ़ाई कीजिए, आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए, खूब मेहनत कीजिए, अपने कंसेप्ट्स को क्लियर कीजिए, खूब सारे MCQs सॉल्व कीजिए, और आपका अगर आपने एग्ज़ाम अच्छा दिया, आपकी तैयारी अच्छी है, आपको चीज़ें आती हैं, तो आपका सिलेक्शन तो होना ही है। सर मैक्सिमम एज लिमिट फॉर SRशिप इन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, देखिए ये वेरी करती है स्टेट टू स्टेट, पर जनरली मैंने देखा है जैसे कि बिहार में 37 ईयर्स है अपर एज लिमिट। ऐसे ही अगर दिल्ली और यूपी की बात करें तो वहाँ पे लगभग 40 साल है। तो जनरली ये जो एज लिमिट है ना, ये 37 से लेकर 40 साल के बीच में होती है। सर क्या PG स्टूडेंट को सैलरी मिलती है मंथली और ईयरली? बिल्कुल। एक बार देखिए, अगर आपने एक बार MBBS कर ली, MBBS में भी जब आप 4.5 साल की पढ़ाई कर लेते हैं, उसके बाद आखिरी 1 साल की आपकी क्या होती है, इंटर्नशिप। तो जब आप इंटर्नशिप में आ जाते हैं तभी से आपको पैसा मिलना शुरू हो जाता है। फिर इंटर्नशिप में भी आपको पैसा मिलेगा, जब आप PG करेंगे तब भी आपको पैसा मिलेगा, जब आप सुपर स्पेशलाइजेशन करेंगे तब भी आपको पैसा मिलेगा। जैसे जब हम लोग की जो इंटर्नशिप थी, हम लोग की इंटर्नशिप के टाइम में जो मंथली था वो 12,000 रुपये पर मंथ मिलता था। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन में 60,000 रुपये पर मंथ मिलता था। ठीक है, तो पैसे की तो कोई दिक्कत आती नहीं है MBBS में, एक बार बस पढ़ाई ख़त्म हो जाए, जो 4.5 साल की होती है, इंटर्नशिप से पैसा मिलना शुरू हो ही जाता है। गांधी मेडिकल कॉलेज की फ़ी 1 लाख 1 साल की है, 5 साल की? ये देखिए, आप MCC की वेबसाइट पे चेक कर लीजिएगा, वहाँ पे जो जो ज़्यादातर फीस दी हुई है ना, वो 1 साल की दी हुई है।
सर आई वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर बट बहुत लोग डिमोटिवेट कर देते हैं, जैसे आपको बस पढ़ते रहना है एक्सेट्रा, व्हाट शुड आई डू। देखिए अगर आप डीमोटिवेट हो रहे हैं तो उन्हीं लोगों से पूछिए कि कोई ऐसा करियर बताएं जिसमें कि बिल्कुल भी पढ़ना ना पड़े और आराम से आप सक्सेसफुल हो जाएं। तो अगर आपको ऐसा कोई करियर मिल जाता है तो डेफिनेटली आप उसी करियर में जाओ जिसमें मेहनत जीरो हो और सक्सेस आपको श्योर हो, पढ़ना भी ना पड़े, पैसा बड़ी आराम से आपके पास आ जाए, तो फिर शायद आपको टेंशन नहीं होगी। बट और कोई भी कोर्सेज जिसमें आप जाएंगे, जैसे कि मेडिकल हो गया, ठीक है, या फिर उसके बाद आपका आईएएस का एग्ज़ाम हो गया या आईआईटी की तैयारी हो गई, सब में पढ़ाई तो करनी ही पड़ेगी। और अगर हाँ, अगर आपको ऐसा लगता है कि आईआईटी या इंजीनियरिंग में कम पढ़ाई है तो आप उसमें भी जा सकते हैं, बस आपको ना उसमें आपको सेटिस्फाइड रहना है। आपको फिर बाद में ये नहीं बोल सोचना कि मैंने मेडिकल की तैयारी क्यों नहीं करी, मैं एमबीबीएस में क्यों नहीं गया। ठीक है, तो ये तो आपको खुद से डिसाइड करना ही पड़ेगा। और हमेशा याद रखिएगा जो भी चीज़ अच्छी होती है ना वो कठिन तो होती है, आसान तो वो होती ही नहीं है। और जो ये नीट जैसे एग्ज़ाम है ना, ये केवल आपकी पढ़ाई का ही टेस्ट नहीं लेते, ये आपके ना आपके आपकी जो विल पावर होती है, आप कितने स्ट्रांग हैं उसका भी टेस्ट लेते हैं। कमज़ोर लोग के दिल, जो कमज़ोर दिल वाले लोग हैं जो कि इस तरीके की बातें सोच सकते हैं, वो नीट निकाल ही नहीं पाएंगे मेरे ख्याल से। नीट वही निकाल पाता है जो दृढ़ निश्चय वाला इंसान होता है और जिसकी विल पावर बहुत स्ट्रांग होती है, जो चीज़ों से डरता नहीं है। तो और सच बात बोलूँ तो ऐसे ऐसे डॉक्टर, अब आप खुद ही सोचिए, सपोज़ कीजिए आप एक मरीज़ हैं, आप एक पेशेंट हैं और आप एक ऐसे डॉक्टर के पास दिखाने गए जो खुद ही कॉन्फिडेंट नहीं है, खुद ही स्ट्रांग नहीं है, तो वो आपको क्या ट्रीट करेगा। तो ऐसे लोग जनरली नीट एग्जाम में नहीं आ पाते हैं, स्ट्रांग लोग ही नीट एग्जाम में एंट्री कर पाते हैं। सर आई हैव डन माई MBBS फॉर मेडिकल कॉलेज कोलकाता एंड ऑफ थिंकिंग ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी। आई हैव क्वालिफाइड फॉर प्लेब 1 फॉर यूके and now I have to go to UK for pleb 2. Sir, I want to know which has better training and career aspect, PG in orthopedic surgery from India or UK. Is it worth going UK or better living in India? तो इनका बोलना है कि ये मेडिकल कॉलेज कोलकाता से इन्होंने MBBS किया है और ये यूके में जो एंट्री का जो एग्ज़ाम होता है इसको प्लेब बोलते हैं। प्लेब का पहला ग्रुप क्लियर कर चुके हैं, अब इन्हें दूसरे ग्रुप के लिए इंग्लैंड जाना है। अब दिक्कत क्या है कि ये पूछना चाहते हैं कि अभी डाउट है इनको कि ये इंडिया में रह के पीजी करें ऑर्थोपेडिक्स में या यूके जाएं। तो देखिए अगर आप यूके जा रहे हैं, अगर आप प्लैब क्लियर कर लेते तो मैं एडवाइस करूंगा आप यूके जाओ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यूके इज़ अ वेरी गुड कंट्री, वहाँ पे जो ट्रेनिंग है वो आपकी इंडिया से बेटर ही होगी, इंडिया से ख़राब तो नहीं होगी, इंडिया से काफ़ी बेटर होगी। वो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, उनका जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स हैं वो काफ़ी स्टैंडर्ड हैं। हालांकि ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं बोला कि इंडिया में ख़राब है, बट हाँ अगर आपको मौका मिलता है तो आप डेफिनेटली यूके जाओ। और अगर किसी रीज़न से अगर आप यूके में नहीं जा पाए या वहाँ से सर्जरी नहीं कर पाए तो इंडिया से करने में कोई भी हानि नहीं है, आप आराम से कर सकते हो। कैसे पास होने के बाद डायरेक्ट इतना पैसा मिलता है। ओ अच्छा, इन्होंने एक क्वेश्चन किया था कि MBBS पास होने के बाद इतना पैसा कैसे मिलता है। तो भाई अब कैसे मिलता है इसका तो आंसर नहीं पता, पर हाँ मिलता ज़रूर है, ये तो सभी जानते हैं। जो भी MBBS कर लेता है, जब भी वो चाहे JR शिप ज्वाइन करे, चाहे वो पोस्ट ग्रेजुएशन में जाए, उसको 70,000 से लेके 1,20,000 पर मंथ तक तो पैसा मिलता ही है और कमाने वाले तो और भी कमा रहे हैं। तो इसका तो कोई जवाब ही नहीं है कि कैसे इतना पैसा मिलता है, पर हाँ पैसा मिलता है। सर MDMS करना कंपलसरी है क्या। देखिए मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि MDMS करना कंपलसरी है, आप चाहें तो MBBS भी करके रह सकते हैं। MBBS के बाद मेडिकल ऑफिसर की जॉब होती है, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत सारे जो हमारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, रेलवेज़ हैं, स्टेट हेल्थ सर्विसेज हैं, सब जगह जो मेडिकल ऑफिसर्स की नियुक्तियाँ होती हैं और उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट MDMS आप करना क्यों नहीं चाहते। MDMS करना कोई बहुत टफ नहीं है, MDMS आप आराम से कर सकते हैं। मेरे तो बैच के जितने बच्चे थे, मैं नहीं जानता कि शायद कोई ऐसा होगा जिसने MD या MS नहीं की। अगर आप चाहते हैं कि आप क्लिनिकल सब्जेक्ट में नहीं करना चाहते, आप नॉन क्लिनिकल में कर लो। और अगर आपको लगता ही है कि अगर आपको MD या MS नहीं करनी है तो मत भी करो, ऐसा कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए। देखिए लोगों के ऊपर जो भी प्रेशर आता है ना वो खुद ही सोचते हैं। जैसे कि सपोज़ कीजिए आपके किसी दोस्त ने MS कर ली और आपने नहीं की, तो आप खुद ही इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में आ जाएंगे, यार उसने तो कर ली मैंने नहीं की। और अगर आपके अंदर ये कंपटीशन वाली भावना नहीं है, ये जो घृणा वाली भावना नहीं है, तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। सर मैं BAMS में एडमिशन ले रही हूँ और मैं यूपी बोर्ड से पढ़ाई की है, मैं BAMS कर सकती हूँ। बिल्कुल, आप यूपी बोर्ड से पढ़ी हो चाहे किसी भी बोर्ड से पढ़ी हो, अगर आप BAMS में एडमिशन ले रही हैं, आप एकदम दृढ़ निश्चय के साथ जाइए, कुछ भी मत सोचिए, आप BAMS ज्वाइन कीजिए और वहाँ खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए और एक अच्छे BAMS डॉक्टर बन के निकलिए। सर क्या फ्यूचर में MBBS जॉब खतरे में है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से, प्लीज़ रिप्लाई। तो मेरा देखिए, मैं बस इतना ही जानता हूँ, मुझे नहीं पता खतरे में है कि नहीं है, बट इतना पता है अगर MBBS खतरे में आ गया ना तो
बाकी के जितने बचे जॉब है ना वो सब के सब खतरे में है, क्या एकदम ज़मीन में गड़ जाएंगे, क्योंकि एमबीबीएस वो आखिरी सब्जेक्ट होगा जो खतरे में आएगा। तो इस तरीके के कमेंट पढ़ के यूट्यूब पे अपना टाइम वेस्ट मत करो, ये फालतू की चीज़ें हैं। अगर आपको एमबीबीएस से कोई दिक्कत है, ऑब्वियसली एमबीबीएस में मत पढ़ो, आप आईआईटी में जाओ, किसी भी सब्जेक्ट में जाओ। बट अगर आपका मन नहीं है एमबीबीएस में जाने का, या आप किसी और फील्ड को अगर आप सपोर्ट करते हो, तो इसका मतलब ये नहीं आप एमबीबीएस के बारे में निगेटिव बोलोगे। जैसे कि हम लोग आईआईटी के बारे में कभी निगेटिव नहीं बोल सकते, चार्टर्ड अकाउंटेंट के बारे में कभी नहीं बोल सकते, किसी भी सब्जेक्ट के बारे में, क्योंकि देखिए सारे सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट हैं। अगर सब लोग डॉक्टर बन जाएंगे तो चार्टर्ड अकाउंटेंट कहाँ से आएगा, इंजीनियर कहाँ से आएगा। तो हर सब्जेक्ट का अपना एक महत्व है। बस आप जिस सब्जेक्ट में जाएं उसकी रिस्पेक्ट कीजिए, दूसरे सब्जेक्ट्स की भी रिस्पेक्ट कीजिए, और जो भी काम कर रहे हैं उसे बहुत ही अच्छे से कीजिए और अपने काम में एकदम निपुण रहिए। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।